एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल इंडिया से रिसेंट मैरीटाइम रिफॉर्म नीड कोर्स करेक्शन जो आर्टिकल है उसके ऊपर। स्टार्टिंग में ऑथर बताते हैं कि जो ये पास हुआ है इंडियन पोर्ट बिल 2025 राज्यसभा से, अभी ये एक तरीके से बिल है, एक्ट नहीं बना है। सबसे पहली बात ये इसका इंटेंट है कि वो रिप्लेस कर सके एक्ट ऑफ 1908 को, जो बहुत सारे और भी एक्ट के साथ आया है, जैसे कि कोस्टल शिपिंग एक्ट 2025 का, कैरियज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2025, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025। जो लेजिस्लेटिव पैकेज है वो इसको बोलते हैं बहुत क्रिटिकल और क्रूशियल था ये एक्ट्स लाना, सो दैट हम ब्रिंग कर सकें इंडिया पे शिपिंग रेगुलेशन ग्लोबल प्रैक्टिसेस के साथ इनलाइन करते हुए। जो प्रोग्रेस है वो एक तरीके से अच्छा है, बट बहुत सारे इसमें हर्डल्स प्रॉब्लम्स भी हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अगर पहले ग्लैंस में देखें तो ये जो नया लॉ है वो रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्रीहेंसिव अटेम्प्ट किया गया है कि मॉडर्नाइज कर सके इंडिया के मैरीटाइम गवर्नेंस को। इंडिया का जो मैरीटाइम रेगुलेशन है वो फ्रेगमेंटेड और आउटडेटेड हो चुका है, बहुत पुराना हो चुका है और टूटा टूटा लॉज है। जो इंटरनेशनल कन्वीनियंस है उस हिसाब से हमारा लॉज नहीं है। इंडिया चाहता है अपना ट्रेड और अट्रैक्ट करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए हमको इन्हेंस करने की ज़रूरत है ये लॉ वगैरह को, सो दैट हम इनेबल कर सकें ईज़ ऑफ बिजनेस अपने कंट्री पे। बिल जो है वो बिना कोई सीरियस पार्लियामेंट्री डिबेट के पास हो गया और कोई भी रेफरेंस नहीं दिया गया स्टैंडिंग कमेटी को, स्टैंडिंग कमेटी भी क्वेश्चन नहीं कर पाया। और नोटेबली अगर ये पहला जो पोर्ट एक्ट है 2025 का वो क्रिटिसाइज़ हुआ है सेंट्रलाइजिंग पावर के कारण, मतलब कि गवर्नमेंट अपने तरफ पूरा पावर ले रही है, स्टेट से पावर छीन रही है एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट, और खर्चा जबकि स्टेट कर रहा है और पूरा पावर जो ले रहा है वो अब सेंटर ले रहा है। क्रिटिक्स ने पॉइंट आउट किया है कि जो मेन फीचर्स है इस एक्ट का कि मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल जो कि चेयर किया जाएगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के द्वारा, कि सेंट्रलाइज पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटी रहेगा। ये एक तो सबसे पहली बात कि सेंटर ही इसका पॉलिसी को मैनेज करेगा, बनाएगा, सब कुछ सेंटर करेगा, और जो पावर डायरेक्ट किया जाएगा स्टेट को और बोला जाएगा कि सेंटर की गाइडलाइंस को फॉलो करना है स्टेट को। और जो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उल्लंघन है, मतलब कि जो डिवीज़न ऑफ पावर है दोनों स्टेट और सेंटर के बीच में, वो अच्छा नहीं है। और जो नया पोर्ट एक्ट है वो एक तरीके से एग्जांपल है फेडरल सबऑर्डिनेशन, मतलब कि इन्फीरियरिटी ला रहा है फेडरल स्टेट पे, और इसको डिज़ाइन किया गया है स्टेट को अलाइन कर सके पोर्ट डेवलपमेंट सेंट्रल प्लान्स, जैसे कि सागरमाला, पीएम गति शक्ति, ये सब फॉलो किया जाए स्टेट के द्वारा, इसलिए इस एक्ट को लाया गया है। जबकि जो स्टेट का खुद का प्रायोरिटीज़ है वो सब एक तरीके से साइडलाइन कर दिया गया है। क्रिटिक्स ने यह भी पॉइंट आउट किया है जो मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है उसका स्ट्रक्चर और जो उसका इंटेंट है, जहाँ पे स्टेट मैरीटाइम बोर्ड कुछ एडजस्ट नहीं कर सकते अपने हिसाब से फ्रेमवर्क को बिना सेंट्रल के अप्रूवल के, और ये एक तरीके से लेता है पावर कोस्टल स्टेट्स का, जो कोस्टल पे है जैसे कि गुजरात वगैरह, उनका पावर लेता है कि ऑटोनॉमी और फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म कर रहा है। जो क्रिटिसिज्म है सिर्फ वो फेडरल कंसर्न्स को लेकर के नहीं है, पर जो नए लॉ है वो बहुत वेग और डिस्क्रिशनरी रेगुलेटर पावर भी है उसके अंदर, और वो सेट कर सकता है जो स्मॉलर ऑपरेटर्स हैं उन लोगों को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और एक तरीके से और भी ट्रबलिंग वाली बात है कि जो अप्रोच करने का तरीका है डिस्प्यूट को, इस लॉ के अंदर बोला गया है क्लॉज 17 ऑफ द बिल जो है वो रोक लगाता है सिविल कोर्ट को कि आप कोई कोर्ट केस को हैंडल नहीं करोगे, हियरिंग नहीं करोगे आप इस केस से, पोर्ट के रिलेटेड डिस्प्यूट जो है उसको। और जो पार्टीज है उनको फोर्स करता है कि वो इंटरनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी के पास जाएं, जो कि खुद जो सेंटर अथॉरिटी है उन्हीं के ही द्वारा बनाया गया है। अब से स्टेट और सेंटर लड़ेंगे, सेंटर ने अपना खुद का अथॉरिटी बना दिया, तो वो कैसे देगा ना स्टेट के अगेन, मतलब स्टेट के साथ जाके वो कैसे देगा उसका साथ, जबकि सेंटर का ही साथ लेगा ये। तो जो एनालिस्टिस्ट हैं वो कॉशन करते हैं कि जो एब्सेंस ऑफ इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट जुडिशियल रिव्यू नहीं है अच्छे से, उसके कारण जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो इरोड हो सकता है और जो ट्रस्ट है रेगुलेटरी सिस्टम पे वो भी उठ सकता है। द इशू अबाउट ओनरशिप के बारे में बात करते हैं ये टॉपिक पे। इसके अंदर जो मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 आया है उसके अंदर भी फ्लॉज हैं बोलते हैं, वो भी फ्लॉज से फ्री नहीं है बोलते हैं, जिसका एम है कि वो मॉडर्नाइज कर सके रजिस्ट्रेशन, ओनरशिप रूल, सेफ्टी स्टैंडर्ड, एनवायरमेंटल ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटी फ्रेमवर्क्स जो है ये सब को इम्प्रूव करना चाहता है। कुछ एडमिटेबली नोटेबल प्लसेस हैं, ये अच्छे पॉइंट्स हैं, जिसमें
एक्सपेंड करना चाहता है वेसल्स डेफिनेशन को और कवर करना चाहता है ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट्स को, नॉन डिस्प्लेसमेंट क्राफ्ट्स को, और टाइटन करना चाहता है ओवरसाइट ऑफ द मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह को है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहता है। अलाइन करना चाहता है इंडिया का जो लाइबिलिटी एंड इंश्योरेंस रूल है उसको इंटरनेशनल कन्वेंशन के साथ साथ। पर फिर भी इसमें कुछ स्मॉल डिटेल इंसर्ट करना भूल गए हैं जो अच्छे से अगर देखें तो बहुत सारे लूप होल्स हैं ओनरशिप सेफगार्ड को लेकर के। जैसे कि अंडर द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के अंदर जो इंडियन फ्लैग्ड है, मतलब इंडियन फ्लैग्ड यानी कि जो इंडिया पे रजिस्टर्ड हैं, वो वेसल्स पूरे तरीके से इंडियन ओन्ड हो ऐसा ज़रूरी था मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के अंदर। पर जो न्यू एक्ट है वो परमिट करता है कि पार्शली इंडियन ओनरशिप भी अगर होगा, ओवरसीज सिटीजन्स का अगर थोड़ा ओनरशिप रहा या फिर जो फॉरेन एंटिटीज़ हैं तो उसका भी चलेगा। पर जो एक्चुअल थ्रेशोल्ड है वो नहीं बताया, मतलब कि जो फॉरेन एंटिटीज़ है उनका क्या 40% इसमें रहेगा बिजनेस या फिर 51% रहेगा पूरा ओनरशिप उनके पास चल देगा, वो वही डिसाइड करेंगे। ऐसा ये सब इसमें पूरा चीज़ डिटेल पे नहीं बताया है लॉ पे। तो जो ये थ्रेशोल्ड है वो बाद में गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा भी आएगा, ये भी बताते हैं। फिर जो लॉ है वो फॉर्मली रिकॉग्नाइज करता है बेयर बोट चार्टर कम डिमाइस रजिस्ट्रेशन जो होता है, जिसका इंटेंट होता है, जिसका मतलब होता है कि जो इंडियन ऑपरेटर है वो लीज कर सकते हैं फॉरेन वेसल्स को, उनका विथ व्यू कि बाद में उनको इवेंचुअली ओनरशिप लेना ही है इस वेसल का, इस व्यू से उसको लीज में ले सकते हैं। इसका बीबीसीडी का मतलब यही होता है। जबकि जो बहुत सारे ग्लोबल फाइनेंसिंग टूल इसको लेजिटिमेट करते हैं बीबीसीडी को, जो बेयर बोट चार्टर कम डिवाइस है उसको। पर जो प्रॉब्लम आएगा वो अगर फॉरेन लेसर्स यानी कि जो ओरिजिनल ओनर है वो अपना इफ़ेक्टिव कंट्रोल इनडेफिनेटली तो नहीं वो कर देंगे ना, ये चीज़ इंश्योर करना पड़ेगा। और ये हमारे लिए एक तरीके से टेस्ट भी बन के उभरेगा, इंश्योर करे कि हम ट्रांसफ़र एक्चुअली में हो, रियल में हो, बिना कोई क्लियर इन्फोर्सेबल रूल्स के। ऐसे फॉरेन जो ओरिजिनल ओनर्स हैं वो इसको बाईपास कर सकते हैं ये सब रूल्स को। बाद में एक्ट पे ये भी बोला गया है कि जो मैंडेट है रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल वेसल्स बिना कोई साइज़ और प्रोपल्सन के लेकर के, मतलब जो कोई भी वेसल, छोटे से छोटा वेसल हो या बड़े से बड़ा वेसल्स, इनफैक्ट अगर कोई मछुआरे लोग हैं उन लोग का भी वेसल्स है तो वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए बोलते हैं। जो सबसे ट्रबलिंग बात है, इट हैंड एग्जीक्यूटिव ब्लैंक चेक देता है एग्जीक्यूटिव्स को कि वो डाइल्यूट कर सकते हैं ओनरशिप रिक्वायरमेंट को लेकर के कभी भी। और जो इंडिया का रिस्क है वो स्लाइड कर, मतलब इंडिया में एक रिस्क हो रहा है कि फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस में जा सकता है हमारा कंट्री, मतलब कि ऐसे शिप जो कि रजिस्टर्ड है कंट्री पे, बिना कोई अच्छे से रेगुलेशन नहीं है बट रजिस्टर्ड है इंडिया पे, तो जैसे कि लिब्रिया वगैरह कंट्रीज़ है वो सब एक तरीके से फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस में आ जाते हैं। तो फॉरेन ओनर्स जो हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं शिप इंडिया पे फ्लाइंग द इंडियन फ्लैग के नेम पर मतलब जो इंडिया पे रजिस्टर है लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं उसको फॉरेन ओनर्स। फिर इंडेंजरिंग स्मॉलर प्लेयर्स वाला टॉपिक पढ़ते हैं। जो फाइनल कंपोनेंट है इंडियन मैरीटाइम रिफॉर्म पैकेजेस का, जैसे कि बहुत सारा एक्ट आया था तो उसमें से अब कोस्टल शिपिंग एक्ट वाले की बात करेंगे। जो इसका ऑस्टेंसिबली मतलब कि ये सीम्स टू बी बहुत क्लैरिफाई करना चाह रहा है, एम्स की स्ट्रेंथन करना चाहता है कैबोटेज रूल्स को, मतलब जो डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन लॉज है उसको लग तो रहे कि ये जो रूल आया है कोस्टल शिपिंग एक्ट वो इम्प्रूव करना चाह रहा है और इंश्योर करना चाह रहा है कि इंडियन फ्लैग्ड वेसल जो इंडिया पे रजिस्टर्ड है वही वेसल डोमेस्टिक कोस्टल ट्रेड कर सके। पर फिर भी जो इसका वेल इंटेंशन है वो एक तरीके से डिस्क्रिशन देता है, जो डायरेक्टर जनरल है उनको डिस्क्रिशनरी पावर देता है कि लाइसेंस कर सके फॉरेन वेसल्स को। और जो वेग ग्राउंड पे ये लाइसेंस देने की बात करते हैं, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी और अलाइनमेंट विद स्ट्रेटेजिक प्लान्स वगैरह, अगर इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होता कि नेशनल सिक्योरिटी क्या है, अलाइनमेंट विद स्ट्रेटेजिक प्लान्स क्या है, और एक तरीके से ओपन एंडेड रूल्स दे दिया है कि इनवाइट कर सकते हैं अनफेयर आर्बिट्ररी यानी कि अनफेयर और सेलेक्टिव एप्लीकेशन को ही बस इनवाइट कर सकते हैं ये जो डायरेक्टर जनरल है वो। और जो रियल बर्डन है वो एक्चुअली स्मॉल ऑपरेटर्स पे आएगा, पर्टिकुलरली जो फिशिंग इंडस्ट्री है उस पर भी प्रॉब्लम आएगा और वो स्ट्रगल करेंगे कि कंप्लाई नहीं कर पाएंगे कार्गो रिपोर्टिंग वगैरह, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है क्लियर गाइडलाइंस नहीं है, रिक्वायरमेंट जो भी है उन सब चीज़ों के लेकर के। और कैसे डेटा जो दिया जाएगा रिपोर्ट करेंगे तो वो डेटा क्या अच्छे से यूज्ड होगा प्रोटेक्टेड वे पे,
या फिर नहीं, ये भी एक तरीके से दिक्कत है। जो एमपीज़ वगैरह हैं अपोजिशन ने, उन्होंने वार्न किया है इस एक्ट के अगेंस्ट पे कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल सेंटर को नहीं मिलना चाहिए ये एक्ट, जबकि बहुत ज़्यादा कंट्रोल दे रहा है सेंट्रल को। और ये सब बोलने से ऑथर कहते हैं कि मैं ये सब कह रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि डिनाई कर रहा हूँ कि जो अपडेटेड लीगल फ्रेमवर्क है वो आना ही नहीं चाहिए। अपडेटेड लीगल फ्रेमवर्क बहुत ज़रूरी है बोलते हैं। लास्ट पे बोलते हैं जो मेजर्स है वो भले ही शुरुआती तौर पे लिया गया है, पर बिना सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट में इस रूल्स में से अगर अच्छे से अमेंड नहीं किया जाएगा तो जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो अचीव नहीं किया जा पाएगा, और इरोड कर देंगे जो फेडरल कॉम्पैक्ट है हमारे कंट्री का उसको, और वीकेंड कर देगा इंडिया के लॉन्ग टर्म मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के भी। ये लास्ट पे कहते हैं। अगर अच्छे से समझ में आया होगा आर्टिकल तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। हैव अ गुड डे।